रानी, तुमने अभी तक मम्मी के कपड़े नहीं बदलवाए। तुम्हें पता है ना, आज भैया भाभी मम्मी से मिलने आने वाले हैं। उन्हें ऐसी हालत में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। अब जाकर पहले उनके कपड़े बदल कर आओ। अशोक रानी को आवाज देते हुए बोला। अशोक, तुमसे कितनी बार कहा है कि एक नर्स रख लो, लेकिन तुमसे रखते नहीं बनता। अब प्रिया तो आते से ही आएगी, वही आकर बदलेगी उनके कपड़े। रानी ने भी पलटकर जवाब दिया। तुम्हें बताया ना मैंने कि मैं नर्स सपोर्ट नहीं कर सकता। तुमने पहले ही मुझसे पूछे बिना प्रिया के 3,000 रुपए बढ़ा दिए। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? अशोक ने जवाब दिया। अच्छा, तुम अकेले कोई पैसे नहीं लगा रहे हो। तुम्हारे भैया भाभी भी तुमको बराबर पैसा देते हैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए। उन पैसों को तो तुम अपनी जेब में संभाल के रख लेते हो। मम्मी जी का इलाज सरकारी अस्पताल में चलता है, दवाइयाँ डिस्पेंसरी से आ जाती हैं। फिर भी एक नर्स लगाने में तुम्हें जोर पड़ता है। आज तो रानी भी बराबर जवाब दे रही थी। हाँ, जैसे और तो खर्चे हैं ही नहीं। एक तो आने जाने वाले लोगों से ही दुखी हूं मैं। अधिकतर रिश्तेदार बाहर रहने वाले लोग हैं। यहाँ आते हैं तो कम से कम 1-2 दिन तो रुकते ही हैं। क्या उन लोगों के खर्चे नहीं होते? तुम बहू हो, क्या तुमसे मम्मी की सेवा नहीं होती है? कम से कम तुम तो मेरी हालत समझ सकती हो। मैंने तुम्हारी मम्मी का ठेका नहीं लिया है जो उनकी सेवा करती रहेगी। कोई मैं अकेली बहू नहीं हूँ उनकी, एक और बहू भी है। और क्यों समझूं मैं तुम्हारी हालत? क्या तुमने समझी थी मेरी हालत? कहते कहते रानी की आंखों में आंसू आ गए। बस तुमसे तो गड़े मुर्दे घड़वा लो। तुम्हारी मम्मी में और मेरी मम्मी में बहुत फर्क है। और थोड़ा धीरे बोलो, अंदर मम्मी को सुनाई देगा। आज अपनी सास को तरसा रही हो तो कल को तुम भी तरसोगी। याद रखो, इंसान अपने किए हुए को इसी दुनिया में भुगतता है। अशोक ने गुस्से में। फिर तो समझ लो तुम्हारी मम्मी अपने किए को ही भुगत रही हैं। मेरी माँ भी इसी तरह बिस्तर पर थी, लाचार सी। बदले में तुम्हारी मम्मी ने और तुमने क्या किया था? कहती कहती रानी के आंसू जब रुके नहीं तो वो अपने कमरे में चली गई। रानी अपनी मम्मी की इकलौती बेटी थी। पापा का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। घर वालों ने उनकी दूसरी शादी के लिए दबाव भी बनाया था, पर रानी के चलते उन्होंने शादी के लिए हाँ नहीं। आखिर एक स्कूल में नौकरी कर उन्होंने रानी को पाल पोस कर बड़ा किया। जब रानी ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने अशोक से उसकी शादी करवाई थी। जितनी उनकी क्षमता थी उतना उन्होंने अपनी बेटी को देकर विदा किया था। रानी की विदाई के बाद अब वो अपने घर में बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। उनके पास प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक 3 कमरों का मकान था। दिन में तो वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी और शाम को आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देकर अपना टाइम पास कर लेती थी, जिससे उनका अकेलापन भी काफी हद तक दूर हो जाता था। इधर रानी भी अपने ससुराल में खुश थी। घर में सास सरोज जी और पति अशोक ही थे, जबकि जेठ जेठानी दूसरे शहर में रहते थे। एक दिन अचानक रानी के पास उसके मायके में पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने बताया कि मम्मी की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। ये सुनकर रानी अशोक के साथ फटाफट अपने मायके रवाना हो गई। वहां जाकर पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और ब्लॉकेज ज्यादा था, इसलिए बाईपास करना जरूरी था। खैर, मम्मी का मेडिकल था तो सब कुछ आसानी से हो गया। अशोक तो तीसरे दिन ही वापस आ गया, पर रानी वहीं रह गई। 10 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई, लेकिन समस्या ये थी कि अब बार बार चेकअप के लिए जाना। उसने इस बारे में अशोक से बात की तो उसने कहा, मेरी मम्मी भी तो अकेली हैं, इतने दिन वहां छोड़ दिया, वो क्या कम था? आखिर मम्मी भी अकेली यहाँ परेशान होती हैं। अब कुछ भी हो, तुम तो यहाँ वापस आ जाओ। अशोक के फैसले को सुनकर रानी वापस आ गई, लेकिन अपने साथ अपनी मम्मी को भी वहीं ले आई। आखिर उन्हें अकेली किसके भरोसे छोड़कर आती? उन्हें वहां देखकर सरोज जी और अशोक दोनों का मुंह बन गया। वो लोग तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते थे। कई बार सरोज जी वही पास वाले कमरे में बैठकर जानबूझकर जोर जोर से बड़बड़ाती थी, ताकि उनकी आवाज रानी की मम्मी के कानों तक पहुंच जाए। पहले के लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, पर हाय रे कलयुग, आजकल तो बेटी के घर में आकर टिक जाने का जमाना आ गया है। तो कभी कहती, अरे जो बेटी के घर आकर रहता है उन्हें तो नर्क में भी जगह नहीं मिलती है। शास्त्रों में लिखा है ऐसे लोग तो धोबी के नरक कुंड में जाकर गिरते हैं।
ये सुनकर रानी को भी दुख होता था, पर वो कुछ कर नहीं पाती। मम्मी ने उसे साफ मना कर रखा था कि मेरे लिए अपना ससुराल मत बिगाड़ना, और रानी से जाने की जिद करती थी तो रानी उन्हें जाने नहीं देती। ये सब सुन सुनकर धीरे धीरे उनकी हालत और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। इधर एक दिन रानी अपनी मम्मी को हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेकर गई। उस दिन अशोक घर पर ही था। अपनी कुछ जरूरी फाइल ढूंढने के चक्कर में उसने अलमारी में देखा कि कुछ पेपर्स और गहने रखे हुए थे। उसने उठाकर उन्हें देखा तो वो रानी के मायके वाले घर के पेपर्स थे। शायद यहाँ आते समय रानी वो सब यहाँ ले आई थी। उसने इस बारे में सरोज जी को बताया तो सरोज जी ने कहा, बेटा आज नहीं तो कल तेरी सास को तो मरना ही है, फिर तो सब कुछ तेरा ही है। तुझे बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत है। इस मकान से इतने पैसे तो आ ही जाएंगे ना, फिर लोन की क्या जरूरत है। पर मम्मी, तुम्हारी बहू की मम्मी राजी भी होंगी। वो तो मुझ पर छोड़ दे, बस तू जरूरी पेपर्स बनवा ले और फिर रानी को यहाँ से किसी काम से ले जाना, सरोज जी ने कहा। 5 दिन बाद शाम को अशोक ने रानी से तैयार होने को कहा। रानी तुम तैयार हो जाओ, बहुत दिन हो गए हम कहीं नहीं गए, तो आज हम मूवी देखने चलेंगे। पर रानी ने मना कर दिया तो अशोक नाराज हो गया। पर जब रानी की मम्मी को ये बात पता चली तो उन्होंने रानी को समझा कर भेज दिया। जब रानी और अशोक वहां से चले गए, सरोज जी उनके पास आकर बैठ गए। समधन जी, ये काम तो आपने बड़ा अच्छा किया कि उन्हें भेज दिया। वैसे भी काफी दिन हो गए थे उन लोगों को एक साथ बाहर गए हुए। इस बहाने मुझे भी अकेले में आपसे बात करने का मौका मिल गया। ये सुनकर रानी की मम्मी मुस्कुरा गई। तब सरोजी ने कहा, देखिए ना समधन जी, अब उम्र हो गई है, भारी बीमारी तो लगी ही रहती है, पर इस महंगाई के दौर में दवाइयाँ, डॉक्टर, अस्पताल, इन्हीं सब में बजट बिगड़ जाता है। सुना है सरकार ने बुजुर्गों के लिए मुफ्त दवाइयों का बंदोबस्त कर रखा है। अब सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है तो सुविधा तो लेनी ही चाहिए। इसलिए मैंने तो अपने लिए आज अशोक से कहकर ये फॉर्म मंगवाया है, ताकि कम से कम दवाइयाँ तो मुफ्त की मिल जाएं। फिर सोचा आपको भी जरूरत होगी तो आपके लिए भी फॉर्म साथ में ही मंगवा लिया। उनकी बात सुनकर रानी की मम्मी ने कहा, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया समधन जी। सच में मेरी बीमारी के चक्कर में कितना खर्चा हो गया है। मेरी तो सारी जमा पूंजी ही खर्च हो गई। इसीलिए तो समधन जी मैं ये फॉर्म लेकर आई हूँ आपके पास। मैंने तो साइन कर दिए हैं, आप भी इस पर साइन कर दो, बाकी डिटेल तो अशोक भर देगा। कहते हुए उन्होंने एक खाली फॉर्म दिखाया जिस पर उन्होंने साइन कर रखे थे। उसकी बात मानकर रानी की मम्मी ने भी एक दूसरे फॉर्म पर साइन कर दिए। 2-3 पन्नों के उस फॉर्म पर साइन करने के बाद सरोज जी उनसे बोली, अच्छा समधन जी, अब आप आराम करो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और फिर मैं आपसे इतनी बातें किए जा रही हूँ। कहकर वो उस कमरे से बाहर आ गई। कुछ दिनों तक तो उन्होंने काफी अच्छे से रानी और उसकी मम्मी से बातचीत की। उन्हें किसी भी बात का शक तक नहीं होने दिया। यहाँ तक कि अशोक उन्हें अपने पैसों से दवाई लाकर देता था और कह देता था कि ये सरकार की तरफ से मुफ्त थी। लेकिन 1 सवा 1 महीने बाद अचानक रानी के मायके में पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी का दोबारा फोन आया। मम्मी का हालचाल पूछ लेने के बाद उन्होंने अशोक के हाथों उनके मकान के बिक जाने की बात कही। तब जाकर उसे पता चला कि कितना बड़ा धोखा हुआ है। उस रात उसका अशोक और सरोज जी से अच्छा खासा झगड़ा भी हुआ था, पर दोनों बेशर्मी के साथ बोले थे, अरे आज नहीं तो कल सब कुछ हमारा ही तो था, बेचकर हमने हमारे काम में ले लिया तो गलत क्या है। हमारी तरक्की हो रही है तो तुम्हारी भी तरक्की हो रही है। पर ये तो धोखा है, आपने धोखे से मेरी मम्मी के साइन करवाए हैं पेपर पर। अब धोखा है, फ्रॉड है, कुछ भी है, तुमसे और तुम्हारी बीमार माँ से जो बन पड़े कर लो। सरोज जी हाथों को नचाते हुए बोली और अपने कमरे में चली गई। उन लोगों के झगड़े की आवाज अंदर तक रानी की मम्मी के पास पहुंच रही थी। रानी उनके पास गई और बोली, मम्मी बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने इन लोगों को, आज तो मैं इनको पुलिस के हवाले करके रहूंगी। इतना बड़ा धोखा दिया हमें इन लोगों ने, अब चाहे तलाक ही लेना पड़े पर मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। नहीं बेटा, तू कुछ नहीं करेगी, मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ, फिर मेरे बाद तो तेरा कोई है ही नहीं, रानी की मम्मी ने कहा। पर मम्मी, इन धोखेबाजों के साथ
बेटा, नहीं से तो कोई तो है, कम से कम तू अकेली तो नहीं रहेगी। तू बस इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। इन लोगों के कर्मों की सजा तो इन्हें भगवान देगा। तुझे बस मेरी कसम है। रानी की मम्मी ने अपनी कसम देकर उसे रोक लिया, लेकिन वो इस दुनिया में ज्यादा दिन नहीं रही। कुछ दिनों बाद ही उनका देहांत हो गया। पर सरोज जी और अशोक को कोई दुख नहीं था। उनके लिए तो बस अब पीछा छूटा था। पर रानी तब से बहुत दुखी थी। इस बात को भी 5 साल हो गए थे। दोनों माँ बेटे को अपनी गलती का कोई दुख नहीं था। लेकिन अभी 2 महीने पहले अशोक के बिजनेस पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया, जिसके कारण उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बार बार उसके घर के चक्कर लगाने के बावजूद भी वो अशोक को कुछ भी देने को तैयार नहीं था। इसी बारे में वो और सरोज जी उसके पार्टनर के घर जा रहे थे कि रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अशोक को तो हल्की फुल्की चोटें ही आई थी, लेकिन सरोज जी को बहुत ज्यादा चोट लगी। 20 दिन तक तो वो हॉस्पिटल में ही रही। वहां तो नर्स ने सब संभाल लिया था, लेकिन घर आने के बाद उन्हें किसी न किसी की जरूरत होती थी। लेकिन रानी ने उनकी सेवा करने से साफ मना कर दिया। आखिर कुछ देर बाद उसके जेठ जेठानी वहां पहुंच गए। जेठानी ने आकर ही सरोज जी को संभाला था। ये देखकर अशोक ने कहा, देखो ये भी एक बहू है जो अपनी सास की सेवा में तत्पर हैं। वरना कुछ बहुएं तो ऐसी होती हैं जिसे अपनी सास से कोई लेना देना ही नहीं होता। इससे पहले कि रानी कुछ कहती, उसके जेठ ने कहा, सही कहा तुमने। कुछ बहू अपनी सास की सेवा कर लेती हैं। बस बात यह है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही किसी को करने दिया। पर तुमने मम्मी के साथ मिलकर अपनी पत्नी और उसकी मम्मी को धोखा दिया। फिर तुम उससे सेवा की उम्मीद कैसे कर सकते हो? अपने भैया की बात सुनकर अशोक चुप हो गया। कम से कम तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ तो खड़ी है। मेरा पति ऐसा कर देता तो जेल की हवा खिला देती। अचानक भाभी ने कहा। ये सुनकर तो उसने अपनी नजरें नीची कर लीं। भैया भाभी 2 दिन वहां रहे, पर भाभी ने ही सरोज जी को संभाला। लेकिन रानी एक बार भी सरोज जी के कमरे में नहीं गई और ना ही भैया भाभी ने उससे कुछ कहा। आखिर कैसे उम्मीद करते कि इतने बड़े धोखे के बाद वो उनकी माँ की सेवा करेगी? आखिर इस तरह के हालात देख भैया भाभी अपने साथ ही सरोज जी को ले गए। लेकिन जाते जाते अशोक को जरूर समझा गए, अपनी गलती को सुधार गए। माँ की सेवा करने के लिए तो फिर भी हम हैं, पर तेरी सेवा करने के लिए कोई नहीं होगा। सोच, 5 साल पहले तू जिस जगह खड़ा था, आज भी उसी जगह खड़ा है। धोखे का एक पैसा नहीं बचा तेरे पास। भाई, कर्म लौट कर आते हैं, इसलिए संभल जा। पर पता नहीं ऐसा क्या दंभ भरा हुआ था अशोक में कि उसने अभी भी अपने किए की माफी नहीं मांगी और ना ही रानी ने उससे कभी कोई माफी की उम्मीद की। सरोज जी को उनके बड़े बेटे और बहू अपने साथ ले गए थे। घर एकदम खाली खाली सा हो गया था। पहले जिस घर में हर समय सरोज जी की आवाज गूंजती रहती थी, अब वहां अजीब सा सन्नाटा पसरा रहता था। लेकिन इस सन्नाटे से सबसे ज्यादा बेचैन अशोक था। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि घर में माँ नहीं है, और उससे भी बड़ी बात ये कि अब रानी भी उसके लिए पहले जैसी नहीं रही थी। रानी अपना काम करती, घर संभालती, लेकिन अशोक से सिर्फ जरूरत भर की बात करती थी। न शिकायत, न झगड़ा, न कोई उम्मीद। जैसे उसके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। एक दिन अशोक रात को कमरे में बैठा था। उसके सामने बिजनेस की फाइलें खुली पड़ी थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। बिजनेस का नुकसान बढ़ चुका था, ऊपर से बैंक की किस्तें, उधार और लोगों के फोन। जिस मकान को बेचकर उसने सोचा था कि जिंदगी आसान हो जाएगी, उसी पैसे का 1 रुपया भी अब उसके पास नहीं बचा था। तभी उसके फोन पर बड़े भैया का कॉल आया। माँ कैसी हैं? अशोक ने पूछा। ठीक नहीं है, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक होने में अभी समय लगेगा। लेकिन एक बात कहूँ? भैया बोले। क्या? माँ हर समय एक ही बात कहती रहती हैं। बार बार कहती हैं कि हमें रानी की माँ को धोखा नहीं देना चाहिए था। अशोक कुछ सेकंड चुप रह गया। और पता है, कल माँ रो रही थी। कह रही थी कि जिस औरत को घर में बैठकर ताने मारती थी, उसी के पैसे से मेरा बेटा अपना भविष्य बना रहा था। शायद यही पाप लौट कर आया है। कॉल कटने के बाद काफी देर तक अशोक बैठा रहा। पहली बार उसके अंदर कुछ टूट रहा था। जिस औरत ने मरते दम तक उसके खिलाफ कुछ नहीं कहा, उसी को उसने धोखा दिया था। अगली सुबह उसने पहली बार रानी से कहा,
मुझे तुमसे बात करनी है। रानी चुप रही। मैंने गलत किया था, बहुत गलत। रानी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने सिर्फ तुम्हारी माँ को ही नहीं, तुम्हें भी धोखा दिया। उस दिन अगर तुम पुलिस के पास चली जाती तो शायद मैं आज कहीं और होता। रानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है सिर्फ सॉरी बोल देने से सब ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं सच में अपने किए पर शर्मिंदा हूं। रानी धीरे से बोली, अब ये सब बोलने से क्या होगा अशोक? क्या मेरी माँ वापस आ जाएंगी? अशोक के पास कोई जवाब नहीं था। तुम जानते हो, मेरी माँ आखिरी समय तक तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं बोली थी। उन्होंने मुझे भी रोका था, क्योंकि उन्हें डर था कि मैं अकेली रह जाऊं। लेकिन सच बताऊं, उस दिन के बाद मैं फिर भी अकेली ही रह गई थी। अशोक की आंखें झुक गईं। कुछ दिनों बाद वो खुद बड़े भैया के घर गया। सरोज जी बिस्तर पर थीं। पहले जैसी तेज आवाज वाली सरोज जी अब शांत थीं। उसे देखते ही उनकी आंखें भर आईं। आ गया बेटा? उन्होंने कमजोर आवाज में पूछा। अशोक उनके पास बैठ गया। माँ, हमने बहुत गलत किया था ना? सरोज जी की आंखों से आंसू बह निकले। हाँ बेटा, बहुत बड़ा पाप किया था। उस औरत ने हमें अपना समझा और हमने उसे लूट लिया। माँ, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। सरोज जी उसकी तरफ देखने लगी। उस दिन पहली बार माँ बेटे ने अपने किए हुए को स्वीकार किया था। घर लौटकर अशोक ने एक फैसला लिया। उसने वकील से बात की और रानी की माँ के बिके हुए मकान के जितने पैसे थे, उतनी रकम धीरे धीरे वापस जोड़ने की योजना बनाई। आसान नहीं था। बिजनेस पहले ही डूब चुका था, लेकिन उसने ठान लिया था कि चाहे कितने भी साल लग जाएं, वो पैसा वापस करेगा। जब उसने ये बात रानी को बताई तो वो कुछ पल उसे देखती रह गई। अब ये पैसे किसे दोगे? माँ तो रही नहीं। उसने धीमी आवाज में पूछा। किसी को नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी माँ के नाम से एक ट्रस्ट बनवाऊंगा। वहां अकेले बुजुर्गों की मदद होगी। शायद शायद इससे मेरे पाप थोड़े हल्के हो जाएं। रानी की आंखें भर आईं। कई महीनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर हल्की सी नरमी आई थी। उधर सरोज जी भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अब उनमें पहले वाला घमंड नहीं था। जब भी किसी की बेटी के घर बहू या रिश्तों की बात करती सुनती तो चुप हो जाती। एक दिन उन्होंने रानी का हाथ पकड़कर कहा, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी माँ को बहुत दुख दिया था। रानी की आंखें भर आईं। मम्मी जी, कुछ घाव भरते तो हैं, लेकिन निशान छोड़ जाते हैं। सरोज जी सिर झुकाकर रो पड़ी और शायद पहली बार उस घर में किसी ने सच में अपने कर्मों का बोझ महसूस किया था। क्योंकि वक्त बीत जाता है, लोग भी चले जाते हैं, लेकिन कर्म कभी खत्म नहीं होते। वो लौट कर जरूर आते हैं, कभी दर्द बनकर और कभी पछतावा बनकर। और उस दिन अशोक और सरोज जी दोनों समझ चुके थे कि धोखे से कमाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। क्योंकि भगवान देर जरूर करता है, लेकिन हिसाब हमेशा पूरा करता है। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।